सबों को गुड मॉर्निंग। वर्ग 8वां का हिंदी व्याकरण पाठ का नाम है समास। समास को इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। तो आज हम लोग समास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। शब्द निर्माण की प्रक्रिया में हिंदी भाषा के अंतर्गत समास का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अतः हमें समास के बारे में जानकारी प्राप्त करना अति आवश्यक है। तो आइए हम लोग विस्तार से इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। समास शब्द दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। सम जोड़ आस। समास शब्द दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। सम जोड़ आस। सम का अर्थ होता है पास और आस का अर्थ होता है रखना, अर्थात शब्दों को पास पास रखना। शब्दों को पास पास रखना ही सिर्फ नहीं बल्कि दोनों शब्दों को एक साथ मिलाकर एक नए शब्द का निर्माण करना, सार्थक शब्द का निर्माण करना। परिभाषा: दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। अर्थात जहाँ दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं उसे ही हम समास कहते हैं। जब दो शब्द एक साथ मिलकर नए पद का निर्माण करते हैं, नए शब्द का निर्माण करते हैं, तो उनमें अलग अलग विशेषताएं उत्पन्न हो जाते हैं। उनमें भिन्न भिन्न गुण समाहित हो जाते हैं। तो उसी के आधार पर समास के प्रकारों को विभक्त किया गया है। तो हम लोग सबसे पहले समस्त पद और समास विग्रह के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। समस्त पद का अर्थ होता है समासिक प्रक्रिया के बाद बनने वाला नया शब्द समस्त पद या समासिक शब्द कहलाता है। जैसे गंगा का जल, गंगा जल। राधा और कृष्ण, राधा कृष्ण। इसी प्रकार माता और पिता, माता पिता। तो यहाँ गंगा का जल दोनों को एक साथ जोड़ते हैं, एक साथ मिलाते हैं तो नया शब्द गंगा जल बनता है। इसे ही हम समस्त पद कहते हैं। व्याकरणिक भाषा में जब पहले शब्द को पूर्व पद कहते हैं और बाद के शब्द को उत्तर पद कहते हैं। जैसे राधा, राधा ये पहला शब्द हो गया, इसे हम व्याकरणिक भाषा में पूर्व पद कहेंगे और कृष्ण को उत्तर पद। अगला समास विग्रह। समस्त पद में आए हुए शब्दों को जब अलग अलग लिखा जाता है उसे समास विग्रह कहते हैं। समास विग्रह, विग्रह का अर्थ होता है अलग करना। जैसे गंगा का जल, ये जब हम इन शब्दों को अलग अलग करके लिखते हैं तो ये समास विग्रह कहलाएगा। उसी प्रकार राधा और कृष्ण ये समास विग्रह कहलाएगा। और इसे हम जब एक साथ मिला लेते हैं, एक साथ जोड़ते हैं तो नया शब्द राधा कृष्ण बन जाता है। तो इस पूरे पद को समस्त पद कहते हैं। और जब इसे हम विभक्त करके लिखते हैं तो ये समास विग्रह कहलाएगा।
तो इन्हीं विशेषताओं के आधार पर समास के प्रकारों को अलग अलग भागों में विभक्त किया गया है। समास के मुख्य रूप से 6 प्रकार होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है तत्पुरुष समास, चौथा है कर्मधारय समास, पांचवा है द्विगु समास और छठा है बहुव्रीहि समास। तो पहला है अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव, इसका अर्थ हम लोग पहले जानते हैं। अव्ययी भाव का अर्थ हुआ अव्यय का भाव छिपा हुआ। अव्यय आ का अर्थ हुआ ना, नहीं। व्ययी मतलब परिवर्तन, मतलब जिसका कोई परिवर्तन ना हो। अव्ययी भाव शब्दों के अंतर्गत ऐसे शब्द आते हैं जिसमें लिंग, वचन, काल एवं कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात ये परिवर्तनशील नहीं होते हैं, इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, उसे ही हम अव्ययी भाव कहते हैं। परिभाषा: वह समास जिसका पहला पद अव्यय हो एवं उसके संयोग से समस्त पद भी अव्यय बन जाए, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे समझने के लिए हम लोग एक तरफ समस्त पद लिखेंगे और दूसरी तरफ विग्रह। जैसे आजन, आ यहाँ पर अव्यय है, ये अव्यय कहलाएगा। इसका समास विग्रह है जन्म से लेकर, आजन जन्म से लेकर। उसी प्रकार अनजाने बिना जाने, निसंदेह संदेह रहित, घर घर प्रत्येक घर। जहाँ एक ही शब्द 2 बार आए तो वहाँ भी अव्ययी भाव समास ही कहलाएगा। अव्ययी भाव समास में प्रायः उपसर्ग का प्रयोग होता है और जहाँ 2 शब्द एक ही बार आए तो भी वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। दूसरा है द्वंद्व समास। वह समास जिसका दोनों पद प्रधान हो तथा जिनका विग्रह करने पर और, या, अथवा एवं योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाए उसे द्वंद्व समास कहते हैं। मतलब ये दोनों शब्द क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। दोनों शब्द एक दूसरे के अलग होते हैं अर्थात दोनों प्रधान होते हैं। उदाहरण: हार जीत, हार और जीत। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। लेन लेना देना, लेन या देन। इसी प्रकार माता पिता, माता और पिता। ये दोनों शब्द क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अगला है तीसरा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप होता है। जैसे परिभाषा: वह समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो तथा समस्त पद में विभक्तियों या कारक चिन्हों का लोप हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे हम समास विग्रह करेंगे तो विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है और जब समस्त पद को एक साथ मिला लेते हैं, दोनों शब्दों को एक साथ जोड़ते हैं तो जो विभक्ति चिन्ह है वो लुप्त हो जाता है, मतलब लोप हो जाता है, छिप जाता है। तो
कारक चिन्हों के आधार पर ही तत्पुरुष समास के प्रकारों का नाम दिया गया है। जैसे पहला है तत्पुरुष समास के प्रकार में पहला है कर्म तत्पुरुष समास। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को। तो इसी के आधार पर कर्म तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। जैसे देशगत, देश को गया हुआ, यहाँ को विभक्ति चिन्ह है। को विभक्ति चिन्ह होने के कारण हम इसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। आगे दूसरा करण तत्पुरुष समास। करण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है से या के द्वारा। तो विभक्ति चिन्ह के आधार पर ही करण तत्पुरुष समास का नाम दिया गया है। जैसे उदाहरण अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। सुर रचित, सुर द्वारा रचित। यहाँ से द्वारा ये क्या है? कारक चिन्ह है। तो इसी के आधार पर हम करण तत्पुरुष की पहचान कर सकते हैं, करण तत्पुरुष समास की पहचान कर सकते हैं। आगे तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान कारक का चिन्ह होता है के लिए। विभक्ति चिन्ह क्या होता है? के लिए। जैसे प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। रसोई घर, रसोई के लिए घर। यहाँ के लिए कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो के लिए कारक चिन्ह के आधार पर हम संप्रदान तत्पुरुष समास का पहचान कर सकते हैं। आगे चौथा अपादान तत्पुरुष समास। अपादान का कारक चिन्ह होता है से, अलग होना। पहला एक से आया था वो करण तत्पुरुष का था, वो के द्वारा। इसमें अलग होना मतलब एक दूसरे से अलग होना, विभक्त होना। जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। धनहीन, धन से हीन। आगे पांचवा है संबंध तत्पुरुष समास। इसका कारक चिन्ह है का, के, की। का, के, की कारक चिन्ह के माध्यम से हम संबंध तत्पुरुष समास की पहचान कर सकते हैं। जैसे उद्योगपति, उद्योग का पति। देव मूर्ति, देव की मूर्ति। पराधीन, पर के अधीन। का, के, की ये कारक चिन्ह हैं। जब हम लोग समस्त पद का निर्माण करेंगे तो ये कारक चिन्ह क्या हो जाते हैं? छिप जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं और एक नए शब्द का निर्माण हो जाता है। आगे छठा है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण का कारक चिन्ह है में या पर। विभक्ति चिन्ह में या पर के आधार पर अधिकरण तत्पुरुष समास को हम पहचान सकते हैं। जैसे गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। ग्रामवास, ग्राम में वास। आप बीती, आप पर बीती। में पर ये विभक्ति चिन्ह है। उसी प्रकार सातवां है न्य तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है? पहला पद नकारात्मक होता है। जैसे अनर्थ, न अर्थ। अमर, न मर मतलब कभी न मरा हुआ, कभी न मरना। जैसे हमारे वीर लोग हमारे देश के लिए शहीद हो जाते हैं, मर मिट जाते हैं। वे भले ही मर जाते हैं लेकिन वे अमर हो जाते हैं, मतलब मरने के बाद भी वे जीवित रहते हैं। उनको हम याद करते हैं। जैसे महात्मा गांधी, वे आज इस दुनिया में नहीं है लेकिन हम उनको
आज भी याद करते हैं, मतलब हमारे देश के लिए वे अमर हो गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले दिन हम लोग अन्य प्रकारों के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।